हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की हर कोशिका में उपस्थित 46 गुणसूत्र आपकी पूरी पहचान तय करते हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं कि गुणसूत्र क्या है तथा गुणसूत्र किस प्रकार संततियों में आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति करते हैं। गुणसूत्र दो शब्दों का योग है। पहला शब्द है गुण, जिसका तात्पर्य है आनुवांशिक गुण से, और दूसरा शब्द है सूत्र, जिसका संबंध है संरचना से, यानी सूत्रीय संरचना। सूत्रीय संरचना इस प्रकार कोशिका के, वो भी यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित वह सूत्रीय संरचना जो आनुवांशिक गुणों की वंशागति करती है, जो आनुवांशिक गुणों की वंशागति करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ले जाती है, गुणसूत्र कहलाती है। फिलहाल जो इंग्लिश वर्ड है, ये भी दो वर्डों से बना है। पहला है क्रोमो, क्रोमो, और दूसरा है सोम। तो क्रोमो का अर्थ होता है कलर्ड, यानी रंगीन, रंगीन, और सोम शब्द सोमा से बना है, जिसका अर्थ होता है शरीर, शरीर, यानी रंगीन शरीर। तो रंगीन शरीर से एक शब्द बना रंगीन काय, रंगीन काय। इस प्रकार जो गुणसूत्र है, इसका पुराना नाम है रंगीन काय, क्योंकि इस रंगीन काय की खोज 1875 में स्ट्रासबर्गर ने की, लेकिन W.S. वाल्डियर ने 1888 में गुणसूत्र शब्द नाम दिया, गुणसूत्र कहा। तो रंगीन काय को 1888 में W.S. वाल्डियर के द्वारा गुणसूत्र नाम मिला। गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय होता है, कोशिका विभाजन के समय होता है, विभाजन के समय होता है। गुणसूत्र हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन धागों से बनते हैं, जो कि एक प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन है, क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। एक प्रकार से जो गुणसूत्र है, उसकी प्रकृति है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। गुणसूत्र का आकार कई फेज में कई आकार का दिखता है। डंबलाकार, तंतुरूपी, सर्पिलाकार आदि। जबकि जो गुणसूत्र की विस्तृत संरचना दिखती है, वो मेटाफेज अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र अधिक प्रवर्धित दिखता है, जिसका अध्ययन आसान हो जाता है। इसका आकार सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, डंबलाकार, डंबलाकार, तंतुरूपी आदि आकारों का हो सकता है। गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, यानी भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, जबकि ये संख्या लगभग सम होती है, यानी इवन नंबर होता है। जैसे मानव में कुल 46 गुणसूत्र, तो 46 एक सम संख्या है। इसी प्रकार कुत्ते में अगर देखा जाए तो 78 क्रोमोसोम, तो 78 भी सम संख्या है। यदि मटर यानी पादप में देखा जाए तो मटर में 14 क्रोमोसोम, यह भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार प्याज में अगर कहा जाए तो 16 क्रोमोसोम, 16 भी एक सम संख्या है। तो भिन्न भिन्न जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वो संख्या
लगभग सम होती है। कुछ एक कोष की जीवों में गुणसूत्र की संख्या सम नहीं होती। अगला है प्रकार। तो गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले गुणसूत्र का नाम है ऑटोसोम, और दूसरा गुणसूत्र है हेटेरोसोम। ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र वह गुणसूत्र होता है जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करता है। कायिक लक्षण का मतलब शरीर का रंग यानी त्वचा का रंग, आकार, किसी अंग की बनावट। तो ऐसे गुण कायिक के अंतर्गत आते हैं और इनका निर्धारण ऑटोसोम के थ्रू होता है। इसे स्वजात गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी संख्या सामान्यतः हेटेरोसोम से अधिक होती है। हेटेरोसोम का दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक गुणसूत्र। तो जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो केवल लिंग का निर्धारण करता है, खासकर एक कोष की जीवों में। क्योंकि एकलिंगी जीवों में एकल जननांग पाया जाता है एक ही शरीर में, इसलिए जीव पृथक पृथक होते हैं, एक नर जाति एक मादा जाति। एकलिंगी जीवों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो हेटेरोसोम की वजह से होता है। इस प्रकार गुणसूत्र लक्षणों के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक कायिक गुणसूत्र और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र, ऑटोसोम और हेटेरोसोम। यदि एग्जाम्पल से देखा जाए कि मानव में, ह्यूमन में कुल 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में सबसे ज्यादा ऑटोसोम होगा, सबसे ज्यादा यानी 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है मानव के लिए, लेकिन केवल 2 क्रोमोसोम हेटेरोसोम होता है। इस प्रकार जो ऑटोसोम होता है वो हेटेरोसोम से ज्यादा होता है। भाग। तो गुणसूत्र की संरचना जो कि मेटाफेज अवस्था में अधिक प्रवर्तित होती है, इस अवस्था में गुणसूत्र को यदि देखा जाए तो गुणसूत्र के लगभग 7 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब वो पहले भाग कौन से हैं? पेलिकल। चित्र के अकॉर्डिंग देखते हैं। पेलिकल तो गुणसूत्र की जो बाहरी सतह होती है उसे पेलिकल कहा जाता है। यह क्रोमैटिन पदार्थों की बनी होती है। पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि एक प्रकार का तरल है, आधारी तरल है। फिर दूसरा भाग है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा गुणसूत्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले होते हैं। ये दोहरे कुंडलित संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। क्रोमोनिमेटा की सतह पर छोटे छोटे मोती जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहा जाता है। ये रहा तीसरा भाग। चौथा भाग है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु प्राथमिक संकीर्णन के फलस्वरूप गुणसूत्र में बना वह बिंदुतम भाग है जो गुणसूत्रीय गतिविधियों का निर्धारण करता है। यानी अगर ऐसा कहें कि यह गुणसूत्र का ब्रेन है, क्योंकि जो भी गतिविधि होगी वो गुणसूत्र बिंदु उसका निर्धारण करेगा। पांचवा भाग है प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन गुणसूत्र के अग्र सिरे की ओर से उपस्थित वह भाग होता है जहां गुणसूत्र पहली बार सिकुड़ा हुआ होता है, उसे प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है। प्राथमिक संकीर्णन के कारण ही गुणसूत्र बिंदु का निर्माण होता है। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं: मध्य केंद्री, उप मध्य केंद्री, अग्र बिंदु की और बिंदु की। इस प्रकार से जो गुणसूत्र होता है उसका जो सेंटर होता है वो गुणसूत्र बिंदु होता है। अगला पार्ट है छठा पार्ट है द्वितीयक संकीर्णन।
तृतीयक संकीर्ण गुणसूत्र का वह भाग होता है जहां गुणसूत्र प्राथमिक संकीर्ण के अतिरिक्त दोबारा सिकुड़ा हुआ होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है। उस भाग को द्वितीयक संकीर्ण कहा जाता है। द्वितीयक संकीर्ण के कारण ही गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर एक घुंडीनुमा संरचना बनती है जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट गुणसूत्र का अंतिम छोर होता है। जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट उपस्थित होता है वह अधिक स्टेबल माना जाता है और ऐसे गुणसूत्र को सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। ऑनलाइनर क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि सेट क्रोमोसोम किसे कहा जाता है। सैटेलाइट के अंदर क्रोमोनिमेटा के स्वतंत्र छोर को टीलोमेयर कहा जाता है। ये रहे गुणसूत्र के 7 पार्ट। अब है गुणसूत्र के कार्य। तो गुणसूत्र का जो पहला कार्य है आनुवांशिक गुणों की वंशागति। तो आनुवांशिक गुणों की वंशागति यानी जनकों के शरीर में जितने भी आनुवांशिक गुण होते हैं उनको संतानों के शरीर में ले जाना, यही है आनुवांशिक गुणों की वंशागति। इसीलिए गुणसूत्र को आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहा जाता है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ सेल का डीएनए होता है और डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। दूसरा है डीएनए का संरक्षण एवं पैकेजिंग। तो डीएनए को पैक करना और डीएनए को संरक्षित करना भी गुणसूत्र का ही कार्य है। गुणसूत्र का तीसरा कार्य है लिंग निर्धारण। तो गुणसूत्र ही यानी लिंग गुणसूत्र ही ये डिसाइड करता है कि आने वाली संतान नर होगी या मादा। इस घटना को लिंग निर्धारण कहा जाता है। चौथा है विविधता एवं विकास। तो गुणसूत्र की संरचना में यदि कोई विकृतियां आती हैं या कोई चेंजिंग आती है तो नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जिससे जैव जगत में विविधता बढ़ती है और जैव विकास होता है। तो कहीं ना कहीं गुणसूत्र भी इसका आधार है।